नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 47 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 47 का जो पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो सुपीरियर झील है, सुपीरियर लेक है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। बात करें सुपीरियर झील की तो ये कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ लेता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की या विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। बात करें कैस्पियन सागर झील की तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और ये 5 देशों के साथ अपनी सीमा बनाती है, जिसके लिए ट्रिक आपको याद रखना है तारीख। तो कैस्पियन सागर झील है वो विश्व के कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? 5। तुर्कमेनिस्तान, आपका अजरबैजान के अलावा आपका रशिया के अलावा आपका क्या आई से बनेगा आपका ईरान और के से बनेगा आपका कजाकिस्तान। तो आपका क्या बनेगा? तारीख से टी से बनेगा आपका क्या? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आपका आर से रशिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। इन 5 देशों के साथ सीमा बनाती है विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। अब साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील। अब बेकाल झील से भी टेट परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेकाल झील कहाँ पर है। तो बेकाल झील रूस देश में स्थित है बेकाल झील। और बात करें इस झील को साइबेरिया का मोती, तो किस झील को साइबेरिया का मोती कहा जाता है? तो बेकाल झील को दोस्तों साइबेरिया का मोती कहा जाता है। अगर साथियों आप भी एचपी जून 2026 में अपने एचपी टेट को क्वालिफाई करना चाहते हो तो अब वो समय आ चुका है जब आपको एचपी टेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 रुपीज़ मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, मतलब कि कभी भी और किसी भी समय देख सकते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब भी कर सकते हैं तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम की एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बैच बहुत यूजफुल, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की सबसे गहरी झील जो बेकाल झील है उसको क्या बोलते हैं? साइबेरिया का मोती। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, सर्वाधिक सैलिनिटी लेक कौन सी है। तो सर्वाधिक लवणीय झील विश्व की है आपकी वॉन झील। साथियों, वॉन झील विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। जो ये वॉन झील है ये कहाँ पर है? तो ये तुर्की देश में, क्योंकि तुर्की देश का नया नाम क्या हो चुका है? तुर्की हो चुका है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो वॉन झील आपके तुर्की देश में स्थित है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों, ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। तो विश्व की सबसे लंबी झील है, देखो टांग लंबी होती है तो झील भी पता होनी चाहिए, टांगानिका झील। तो टांगानिका झील विश्व की सबसे लंबी झील है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ये सारी झीलें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और टांगानिका झील जो है वो एक मीठे पानी की जो है वो विश्व की सबसे लंबी और कैसी झील है? लंबी है और मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। ये 660 किलोमीटर लंबी है आपकी टांगानिका लेक। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे बड़ी झील है आयर झील। अब ऑप्शन में कुछ नाम दिए जैसे कि वुलर झील। वुलर झील कौन सी है? अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की थी सुपीरियर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की, भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो वो है आपकी वुलर झील। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो वो है आपकी चिल्का झील। तो इस सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखने हैं। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। अगर बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है वो आपका पद्मा के नाम से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि जो गंगा है, इस गंगा रिवर को बांग्लादेश में पद्मा रिवर कहा जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है और कई बार मैं अपनी पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। मेरे साथ ही क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन क्वेश्चन साथ में ये भी पूछ लिया जाता है कि आपका जो गंगा नदी है उसकी लंबाई कितनी है। अब गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और उसकी लंबाई आपको पता होनी चाहिए। गंगा की लंबाई यहाँ पे भारत में 25 किलोमीटर है, ये बात आपको याद रखनी है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। गंगा की बात करें तो गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो गंगा की सहायक नदियाँ यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। और गंगा और यमुना का जो संगम है वो आपका प्रयागराज में होता है। तो प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है। उसी प्रकार आपका सोन नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। अच्छा, गंगा नदी सोन के साथ कहाँ मिलती है, ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो गंगा और सोन नदी जो है वो पाटलिपुत्रम में मिलती है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपका रामगंगा नदी गंगा की सहायक है, घाघरा नदी गंगा की सहायक है, गंडक है, आपका कोसी है, आपका गोमती नदी जो लखनऊ के पास है ये भी गंगा की ही सहायक है। तो गोमती है, आपका महानंदा नदी है, ये सारी की सारी किसकी सहायक है, आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। आपको सारी की सारी नदियाँ डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। ये सारी नदियाँ इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाली नदी है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को डिटेल से याद रखिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे साथी पेपर में आने वाले हैं और जो क्वेश्चन पेपर में आता है उन क्वेश्चन को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगा नदी दो इससे बनती है, भागीरथी और अलकनंदा। एक भागीरथी आती है, एक अलकनंदा, और भागीरथी और अलकनंदा उत्तराखंड के देव प्रयाग में मिलती है और इसी देव प्रयाग में बनती है गंगा नदी। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा नदी भी भारत के कितने राज्यों से बहती है, तो भारत के 5 राज्यों से। कहाँ से, उत्तराखंड, यूपी से बहती है, आपका मेरे दोस्त बिहार से बहती है, आपका पश्चिम बंगाल से बहती है और आपका कहाँ से बहती है, झारखंड से बहती है। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड, 5 राज्यों से आपकी गंगा नदी भारत के बहती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और 2 देश, भारत और बांग्लादेश में पहुँचते पहुँचते इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, पद्मा हो गया। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की और बेहतरीन तरीके से चलते हैं। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो अगर बात करें विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में, वो है आपकी एंडीज माउंटेन रेंज, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये विश्व के 7 देशों से, विश्व के 7 देश, आपका वेनेजुएला एक, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। आपको एक बार पुनः बता रहा हूँ, 7 देश में वेनेजुएला से एंडीज पर्वत श्रृंखला जाती है, वेनेजुएला के अलावा कोलंबिया से जाती है, आपकी जो दक्षिण अमेरिका के जो देश है इक्वाडोर से जाती है, आपका पेरू से जाती है, आपका बोलिविया से जाती है, आपका चिली से जाती है, आपका अर्जेंटीना से जाती है। तो इन सभी देशों से मेरे दोस्त आपकी क्या है, एंडीज पर्वत श्रृंखला जाती है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। कितने देश मेरे साथी, 7 देशों से जाती है। अच्छा, एंडीज पर्वत श्रृंखला की जो लंबाई है वो लगभग 7,000 किलोमीटर है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी टेट परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है या अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछा जा रहा है वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है माउंट एकांगुआ। क्या है मेरे दोस्त, माउंट एकांगुआ। तो माउंट एकांगुआ जो है वो क्या है, तो माउंट एकांगुआ जिसकी हाइट
हाइट 6970 मीटर है, 6990 या 6990 किलोमीटर जो है वो माउंट एकांगवा की हाइट है, जो कि हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है एंडीज पर्वत श्रृंखला की। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। देखिए दक्षिण अमेरिका में ये एंडीज पर्वत श्रृंखला पड़ती है, ये बात भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया के 7 देशों से गुजरती है। 7 देशों के नाम बता दिए, सबसे ऊंची चोटी बता दी। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था। तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि चलो आप बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसका पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि पहली बैठक हुई तो 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन कहाँ पर हुई। तो नई दिल्ली में। आपका जो नई दिल्ली में आपका क्या पड़ता है, आपका काउंसिल चैम्बर था नई दिल्ली में, वहीं पर पहली बैठक जो है वो सेंट्रल हॉल में, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे के आसपास होती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बैठक में कितने बंदों ने भाग लिया था, लेकिन उससे पहले आपको सदस्य तो पता होने ही होने चाहिए, लेकिन अध्यक्ष पता होना चाहिए। तो संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष, जो कि संविधान सभा का एक अस्थायी अध्यक्ष था, तो संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष जो था वो था आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि संविधान सभा के बने तो पहले अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन बनाए कैसे? अस्थायी अध्यक्ष। क्या बनाए भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला नॉन परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और पहली बैठक में 211 सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, और याद रखना है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो संविधान सभा है उसकी दूसरी बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और ये बैठक भी आपके दिल्ली में होती है, लेकिन इस बैठक में एक स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मेरे साथी अगर मैं बात करूं तो संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष। अस्थायी कौन थे? तो अस्थायी थे आपके कौन? तो अस्थायी अध्यक्ष थे आपके कौन? तो अस्थायी अध्यक्ष थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में जो क्या किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की किस प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया, तो ये इस बैठक के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को लाया था संविधान सभा की तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, डिटेल से, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से मेरे दोस्त याद रखनी है। सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है, और जो बातें परीक्षाओं में काम आने वाली होती है उन बातों को आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। सारी बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है, और जो बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है उन बातों को आपने डिटेल से याद रखना है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी आपके 24 जनवरी। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 24 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन कई बार टेट में आया है। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। मेरे दोस्त, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि इस अधिवेशन में क्या क्या, इस बैठक में क्या क्या हुआ। तो इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, संविधान सभा की अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता? भारत का प्रथम राष्ट्रपति। और इसी बैठक में राष्ट्रगान को, याद रखना, जो जनगणमन है उसको अपनाया गया था। बहुत बेहतरीन है। उसी प्रकार आपका इसी बैठक में जो 24 जनवरी 1950 को जो बैठक हुई थी भैया, इसी बैठक में भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और संविधान सभा ने जो अपना कार्य पूरा किया था वो 9 दिसंबर 1946 को शुरू किया था और ख़त्म किया था 24 जनवरी 1950 को। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और आखिरी
बैठक 24 जनवरी 1950 को। दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, परीक्षा में बार बार आते हैं, और जो क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आएंगे उन क्वेश्चन को आपने डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। संविधान सभा के लिए जो कुल मेंबर आए थे, कुल सदस्य जो चुनकर आए थे, वो आए थे 389। कितने आए थे? 389 सीटों पे चुनाव हुआ था, लेकिन भैया जो जीत कर आए थे वो 296 आए थे, जो कैबिनेट मिशन ने चुनाव कराया था। लेकिन 296 में से मुस्लिम लीग वाले संविधान सभा की बैठकों में नहीं आए, इसीलिए यहाँ पे कुल 211 सदस्य पहली बैठक में आए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो सती प्रथा पर रोक लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल 1828 से 1835 के बीच में था। और बात करूं लॉर्ड विलियम बेंटिंक की, तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। इसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 में। किसकी सहायता ली थी? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। इन्होंने ठगी प्रथा और अंग्रेजी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। इनकी बात करें, सती प्रथा पर रोक लगाई थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठगी प्रथा पर दमन करने के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया था। अच्छा, उसी प्रकार ऑप्शन में एक नाम दिया है, लॉर्ड डलहौजी। ये कौन है? ये वही लॉर्ड डलहौजी है जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति लाई थी। हड़प की नीति लाई थी। इनके दौरान ही भारत में हड़प की नीति, जिसको क्या कहा जाता है? व्यवगत का सिद्धांत। तो व्यवगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो मेरे दोस्त लाया था वो आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी का नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड डलहौजी भारत के ऐसे गवर्नर जनरल थे जो कि आपके 1848 से 1856 के आसपास भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इनके समय ही भारत में प्रथम रेल 21 अप्रैल 1853, तो 21 अप्रैल 1853 को इनके समय ही पहली रेल भारत में चली थी। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि जो वुड डिस्पैच कमीशन है वो किस गवर्नर जनरल के समय भारत में कार्यकाल में आया था? तो वो भी इसके समय ही आया था, लॉर्ड डलहौजी के समय। क्योंकि जो सर चार्ल्स वुड है उनके द्वारा भारत में शिक्षा में सुधार करना था, और शिक्षा में सुधार करने के लिए उन्होंने लाया वुड्स डिस्पैच कमीशन। और ये वुड्स डिस्पैच कमीशन जो आया था ना दोस्तों, वो आया था 1854 में। तो 1854 में वुड डिस्पैच कमीशन आता है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और इन्होंने जब भारत के, और इसे जो है वो जो वुड डिस्पैच कमीशन है ना, तो उसे उस समय भारत की शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता था। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसरॉय है, और लॉर्ड कैनिंग भारत के उस समय गवर्नर जनरल होते थे। भारत के प्रथम वायसरॉय है, लेकिन 1857 में जब भारत में 1857 की क्रांति होती है, तो ये भारत के उस समय गवर्नर जनरल क्या थे? भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे 1857 की क्रांति के समय। और लॉर्ड कैनिंग ने ही भारत में सबसे पहले विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि भारत में जो विभाग वाली प्रणाली है, विभागीय प्रणाली है, उसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी आपके लॉर्ड कैनिंग साहब ने। भाई डिटेल से याद रखना। और लॉर्ड कैनिंग साहब ने 1861 में विभाग की प्रणाली की, ये जो बाद में बने एजुकेशनल डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, ये सब जो विभाग लाए थे वो लॉर्ड कैनिंग ने लाए थे। लॉर्ड इरविन से मुझे एक ही बात याद आती है, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौते की बात करें, बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, जिसमें जो है जिसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, क्योंकि समझौता दिल्ली में हुआ। तो गांधी इरविन समझौते को या तो दिल्ली समझौता बोलते हैं, या आपका क्या बोलते हैं, या तो इसको गांधी इरविन समझौते को या तो बोलते हैं लॉर्ड इरविन तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, या इसको दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और इसी समझौते के बाद महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन, जो लंदन में तीनों ही गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो महात्मा गांधी ने इसी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। मेरे दोस्त, इसी आंदोलन को, इसी समझौते के बाद, गांधी इरविन समझौते के बाद ही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो भी, उसको स्थगित करने की सहमति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जताई थी। तो
लेकिन गांधी इरविन समझौते के बाद तटीय गांव में रहने वाले लोगों को जो नमक है उसका अधिकार मिल गया कि वो स्वयं से खुद का नमक बना सकते हैं, ठीक है। और जो पकड़े हुए जो कैदी थे उनको भी छोड़ने की बात यहाँ पे अंग्रेजों ने की थी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय श्री गुल महाराज, हर हर महादेव। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो वो है आपकी 68।